हेलो गाइस, आप सभी का स्काई व्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 का बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस का पार्ट वन मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल में डाल दिया है। अगर आपको देखना हो तो मेरी चैनल में जाते देख सकते हो। और पार्ट वन के 10 क्वेश्चन हमने किए थे। अब आगे के हम 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा धीरे से जाएगा एनालिसिस, तो पार्ट में मैंने डिवाइड करने का सोचा है। ओके गाइस, तो चलो वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। और आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एनालिसिस देखना है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो स्टे कनेक्टेड, आप ये लास्ट तक देखते रहिए। ओके, रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स किसमें होते हैं आपको पता है? तो रे फ्लोरेट्स की जब बात आती है ना, तब सनफ्लावर उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसका जो आंसर है ना, वो आपको पता चल जाएगा तुरंत ही। तो उसका आंसर है सी, इंफीरियर ओवरी। क्योंकि रे फ्लोरेट्स हैव इंफीरियर ओवरी एंड द रीजन इज दैट द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच्ड अबव द लेवल ऑफ ओवरी। above the level of ovary में अदर पार्ट्स आते हैं फ्लावर के। एग्जाम्पल ऑफ सच ओवरी इज लेफ्ट रॉ फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसका जो एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स का, वो है सनफ्लावर। ये भी आपको याद रखना है। ओके गाइस, देखो इतने आसान से क्वेश्चन आते फिर भी हम लोग गलतियां कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, अब से नहीं करोगे। ओके गाइस, तो ये सनफ्लावर एग्जांपल भी याद रखना आप। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is put into anaerobic sludge digestion for a further sewage treatment? तो anaerobic sludge digestion की बात की है, यहाँ पे anaerobic की बात की है। ओके, तो ये ध्यान रखना, anaerobic sludge digestion for further sewage treatment। तो यहाँ पे जो है ना, जो आंसर आता है वो है एक्टिवेटेड स्लज। क्यों? क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज जो होता है इज पंप इनटू लार्ज टैंक। तो ये जो मेजर जो स्लज होता है एक्टिवेटेड स्लज का, वो लार्ज टैंक में पंप होता है। तो उसको कहते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेशन, इसलिए उसको बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेशन। So here other kind of bacteria which grow anaerobically digest the fungi and bacteria of the sludge. Okay, तो ये बात है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा एक्टिवेटेड स्लज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लेवल है फॉस्फोराइलेशन का जो पूछा गया है, वो 1 टन, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, तो जो फॉस्फोराइलेशन होता है सबस्ट्रेट का लेवल ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, जो सक्सिनाइल कोहे होता है, वो एक तो होता है बाय एंजाइम सक्सिनाइल कोहे सिंथेसिस। सिंथेसिस से एक्ट होता है टू फॉर्म सक्सिनेट, और सक्सिनेट बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड। ओके, तो तब क्या बनता है? द रिएक्शन रिलीज सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म एटीपी। एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है इन प्लांट में। बट एनिमल की जब बात आती है तब जीटीपी होता है। ओके, तो वहां पे एनिमल में जीटीपी बनाता है जब सक्सिनल को A2 सक्सिनेट में ट्रांसफॉर्म होता है, तब बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जीटीपी जो होता है वो टू बी यूज्ड टू फॉर्म एटीपी। ओके, तो ये एटीपी पे कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी। सॉरी, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो 1 बन रहा है, जीटीपी एटीपी, आप जो भी बोलो, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 1।
Okay, so during Krebs cycle, succinyl CoA is acted upon by enzyme succinyl CoA synthase to form succinate. The reaction releases sufficient energy to form ATP or GTP by substrate level phosphorylation. Okay, so GTP can then be used to form ATP. Okay, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्लियर आंसर है एक 1. ओके, तो अब आगे का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड G1 फेज गैप 1 ऑफ इंटरफेस। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात है G1 फेज की। ओके, तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो निकाल देने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। यस, ये बात सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला वही सही है, क्योंकि रेप्लिकेशन का डीएनए जीवन पेश में नहीं होता है। जो रेप्लिकेशन का होता है डीएनए का रेप्लिकेशन वो एस फेज में स्टार्ट होता है। तो सेल इज मेटाबॉलिकल एक्टिविटी, ये भी राइट है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, तो ये रॉन्ग है। न्यूक्लियर डिवीजन कैसे स्टार्ट हो जाएगा जीवन फेज में से, वो तो पॉसिबल नहीं। डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस, मैंने जैसे कि बताया S1 एस फेज में होता है स्टार्ट, जीवन फेज में नहीं होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपाउंड टेक्स प्लेस, ये भी रॉन्ग। तो ये तीनों रॉन्ग पड़ गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर आता है ए। और बहुत ही आसान सा और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेल्युलर आर्गी, यहाँ पे यूनिसेल्युलर आर्गी की बात की गई है। तो यूनिसेल्युलर आर्गी है वो है कॉलेरा एंड स्पाइरुलिना। डायरेक्ट ही आंसर देना है। ओके, तो कॉलेरा एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेल्युलर आर्गी। ओके, तो ये डायरेक्ट आंसर है। Then identify the wrong statement with reference to immunity. Wrong statement आइडेंटिफाई करना है इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, इसीलिए इसका आंसर आएगा, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं देती, वो स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल्ली इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है एक्टिव इम्यूनिटी। देन fetus receives some antibody from mother, it is the example for passive immunity। तो ये जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम placenta during pregnancy is an example of passive immunity. Okay, then when exposed to antigen antibody are produced in host body, ये भी सही है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। when ready made antibody are directly given, it is called passive immunity। तो ये भी गई है का सही है, क्योंकि directly given to protect the body against the foreign agent, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है ये ए, तो इसका आंसर आएगा ए। ओके गाइस, देन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान सा जो क्वेश्चन होता है, मुझे वो कॉलम वाले लगते हैं, डायग्राम्स वाले लगते हैं, क्योंकि आपको वहां पे सब कुछ दे दिया होता है, आपको सिर्फ वहां पे छोड़ना होता है, या थोड़े से भी आपको हिंट मिल जाएगी तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो पहला हम देखते फ्लोटिंग ग्रिप्स। ओके, फ्लोटिंग ग्रिप्स की बात की है तो ये फ्लोट करते होंगे, तो डू नॉट कनेक्ट विथ द स्टेनम, तो वो स्टेनम के साथ कनेक्ट नहीं होते, इसलिए इसका नाम जो लास्ट टू पेयर होती है फॉर रिंग ग्रिप्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, देयरफॉर आर कॉल्ड फ्लोटिंग, इसलिए तो इसको फ्लोटिंग ग्रिप्स कहा गया। तो यहाँ पे एक के साथ चौथा आएगा आंसर, तो यहाँ पे एक के साथ चौथा है, तो यहाँ पे आपको मिल गया, एक मिल गया, तो आप सारे ही आंसर कर सकोगे। ये चौथा आंसर बी क्वेश्चन, जो बी है आंसर यहाँ का वो है बी। ओके, फिर हमको चेक कर लेना, बी के साथ 3 है, चेक कर लेते हैं। क्रोमियन, तो कैल्विकल
देन क्या है सी के साथ, पहला है स्कैपुला लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, यस। देन ग्लेनोइड एक्टिविटी, उसका आंसर है सेकंड हेड ऑफ ह्यूमरस। ओके, तो यहाँ पे आपको आसानी से दूसरे जो 3 होते हैं वो पता चल जाएगा। आई थिंक आपको ये 1 या 2 पता होगा टेबल में, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ओके गाइस, देन आता है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड की बात की गई है, तो इसका आंसर है लाइसिन, क्योंकि लाइसिन है वो बेसिक अमीनो एसिड है। यहाँ पे वेलाइन जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। देन टायरोसिन है वो एरोमेटिक है, और ग्लूटामिक एसिड है वो एसिडिक अमीनो एसिड है। यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है इसकी बात की गई है, ये एसिडिक है, ये एरोमेटिक है, ये न्यूट्रल है। तो बेसिक कौन सा हुआ, लाइसिन। ओके, then the plant parts which consist of 2 generation one within the other। ओके, तो यहाँ पे consist of 2 generation की बात की गई, one within the other। तो पहला हम देखते हैं pollen grains inside the anther, yes। Germinate pollen grains with the 2 male gametes, no। Seed inside the fruits, no। Embryo sac inside the ovule, yes। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा A and D, इसलिए इसका आंसर है B। ओके, क्योंकि pollen grain inside the anther and embryo sac inside the ovule, female gametophytes 2n and 2n, 2 generation of one within the other। तो कौन से पार्ट्स है उसकी बात बोली गई है, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करने हैं 2 जनरेशन ऑफ वन विथ इन अदर। तो यहाँ पे 2n ये है डिप्लॉय। ओके, देन आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ इन रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। Higher H plus concentration in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पहला वाला है, क्योंकि द ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व की यहाँ पे बात की गई इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, partial pressure of CO2, H plus concentration, etc. on binding of O2 with hemoglobin. Okay, then in alveoli where there is a high partial pressure of O2 and low partial pressure of CO2. Okay, then lesser H plus concentration and lower temperature। यहाँ पे हायर की बात की गई है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ ना। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इसीलिए यहाँ पे इन द टिश्यू वेयर लो CO2 हाई CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 O2 CO2 high concentration of H plus and high temperature existed the condition favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin। ओके, तो यहाँ पे जो रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो है ए, ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व की बात की गई है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, ओके, और यहाँ पे मैंने आंसर की दी गई है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं, क्योंकि पहली जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाई उसमें 1 to 10 थे, उसके भी आंसर की यहाँ पे मैंने साथ में जोड़ दी है। तो उसके आंसर के ये वीडियो लेक्चर में है, और जो ये जो है ना आज का जो हमने डिस्कस किया आगे वाला क्वेश्चन, उसके आंसर के भी मैंने यहाँ पे छोड़ दी है। ओके, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी रेफर कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप सो कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ मुझे पता है, बट आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बताइए। और आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में। तो आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन नहीं की है तो आप ज्वाइन कर सकते हो।
क्योंकि वहां पे हम सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जो भी यूट्यूब में अपलोड होती है। ओके गाइस, आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।